संध्या का समय था। बाबू भालचंद्र दीवान खाने के सामने आराम कुर्सी पर नंग धड़ंग लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही स्थूल ऊंचे कद के आदमी थे। ऐसा मालूम होता था कि कालदेव है या कोई हबशी अफ्रीका से पकड़ कर आया है। सिर से पैर तक एक ही रंग था, काला। चेहरा इतना स्याह कि मालूम न होता था कि माथे का अंत कहाँ है और सिर का आरंभ कहाँ। बस कोयले की एक सजीव मूर्ति समझ लीजिए। आपको गर्मी बहुत सताती थी। 2 आदमी खड़े पंखा झल रहे थे, उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था। आप आबकारी के विभाग में एक ऊंचे ओहदे पर थे। 500 रुपये वेतन मिलता था। ठेकेदारों से खूब रिश्वत कमाते थे। ठेकेदार शराब के नाम पर पानी बेचें, 24 घंटे दुकान खुली रखें, आपको केवल खुश रखना काफ़ी था। सारा कानून आपकी खुशी थी। इतनी भयंकर मूर्ति थी कि चांदनी रात में लोग उन्हें देखकर सहसा चौंक पड़ते थे। बालक और स्त्रियां ही नहीं, पुरुष भी सहम जाते थे। चांदनी रात इसलिए कहा गया कि अंधेरी रात में तो उन्हें कोई देख ही न सकता था। श्यामलता अंधकार में विलीन हो जाती थी। केवल आंखों का रंग लाल था। जैसे पक्का मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है, वैसे ही आप 5 बार शराब पीते थे। मुफ्त की शराब तो काजी को हलाल है, फिर आप तो शराब के अफसर ही ठहरे। चाहे जितनी पिए, कोई हाथ पकड़ने वाला न था। जब प्यास लगती थी, शराब पी लेते थे। जैसे कुछ रंगों में परस्पर सहानुभूति है, उसी तरह कुछ रंगों में परस्पर विरोध भी है। लालिमा के रंग से कालिमा और भयंकर हो जाती है। बाबू साहब ने पंडित जी को देखते ही कुर्सी से उठकर कहा, आप हैं? आइए आइए। धन्य भाग। अरे कोई है? कहाँ चले गए सबके सब? झगड़ू, गुरदीन, छकौड़ी, भवानी, राम गुलाम कोई है? क्या सबके सब मर गए? चलो राम गुलाम, भवानी, छकौड़ी, गुरदीन, झगड़ू कोई नहीं बोलता, सब मर गए। दर्जन भर आदमी हैं, पर मौके पर एक की भी सूरत नज़र नहीं आती। न जाने कहाँ गायब हो गए सबके सब। आपके वास्ते कुर्सी मंगाऊं? बाबू साहब ने ये 5 नाम कई बार दोहराए, लेकिन यह न हुआ कि पंखा झलने वाले दोनों आदमियों में से किसी को कुर्सी लाने भेज देते। 3-4 मिनट के बाद एक काना आदमी खांसता हुआ आकर बोला, सरकार, इतना की नौकरी हमार से न हुई। कहाँ तक उधार बाड़ी ले ले खाई, मांगत मांगत थर होई जाई। भाल, बको मत, जाकर कुर्सी लाओ। जब कोई काम कहने कहा जाता है तो रोने लगते हो। कहिए पंडित जी, वहाँ सब कुशल है? मोटेराम, क्या कुशल कहूँ बाबूजी, अब कुशल कहाँ, सारा घर मिट्टी में मिल गया। इतने में कहार ने एक टूटा हुआ चीड़ का संदूक लाकर रख दिया और बोला, कुर्सी मेज हमारे उठाए नहीं उठत है। पंडित जी शर्माते हुए डरते डरते उस पर बैठे कि कहीं टूट न जाए, और कल्याणी का पत्र बाबू साहब के हाथ में रख दिया। भाल, अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा? इससे बड़ी और कौन विपत्ति पड़ेगी? बाबू उदय भानुलाल से मेरी पुरानी दोस्ती थी। आदमी नहीं था, हीरा था हीरा। क्या दिल था, क्या हिम्मत। मेरा तो जैसे दाहिना हाथ ही कट गया। विश्वास मानिए, जब से खबर सुनी है आंखों में अंधेरा सा छा गया है। खाने बैठता हूँ तो मुंह में कौर नहीं जाता। उनकी सूरत आँख के सामने खड़ी हो जाती है। मुंह जूठा करके उठ जाता हूँ। किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का रंज भी इससे कम ही होता है। आदमी नहीं, हीरा था, हीरा। मोटे, सरकार, नगर में अब ऐसा कोई रईस नहीं रहा। भाल, मैं खूब जानता हूँ पंडित जी, आप मुझसे क्या कहते हैं। ऐसा आदमी 1,00,000-2 लाख में एक होता है। जितना मैं उनको जानता था उतना दूसरा कोई और नहीं जान सकता। 2 ही 3 बार की मुलाकात में मैं उनका भक्त हो गया था और मरने दम तक रहूँगा। आप समधन साहब से कह दीजिएगा, मुझे दिली रंज है। मोटे, आपसे ऐसी ही आशा थी। आज आप जैसे सज्जन पुरुषों के दर्शन दुर्लभ हैं, नहीं तो कौन आज बिना दहेज के पुत्र विवाह करता है। भाल, महाराज, दहेज की बात ऐसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं की जाती।
उनसे संबंध हो जाना ही लाख रुपए के बराबर है। मैं इसी को अपना अहोभाग्य समझता हूँ। कितनी उदार आत्मा थी। रुपयों को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं, तिनके के बराबर भी परवाह नहीं की। बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। मेरा बस चले तो दहेज लेने वालों और दहेज देने वालों दोनों को गोली मार दूँ। हाँ साहब, साफ गोली मार दूँ, फिर चाहे मुझे फांसी ही क्यों न हो जाए। पूछो जरा, आप लड़के का विवाह करते हैं या उसे बेचते हैं? अगर आपको लड़के की शादी में दिल खोलकर खर्च करने का अरमान है तो शौक से खर्च कीजिए, लेकिन जो कुछ कीजिए अपने बल पर। यह क्या कि कन्या के पिता का गला रेत दीजिए? नीचता है, घोर नीचता। मेरा बस चले तो इन पाजियों को गोली मार दूं। मोटे, धन्य हो सरकार, भगवान ने आपको बड़ी बुद्धि दी है। यह धर्म का प्रताप है। मालकिन की इच्छा है कि विवाह का मुहूर्त वही रहे, और तो उन्होंने सारी बातें पत्र में लिख दी हैं। बस आप ही उबारें तो हम उबर सकते हैं। इस तरह तो बारात में जितने सज्जन आएंगे उनकी सेवा सत्कार हम करेंगे ही, लेकिन परिस्थिति अब बहुत बदल गई है सरकार। कोई करने धरने वाला नहीं रहा। बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम पर बट्टा न लगे। भालचंद्र 1 मिनट तक आंखें बंद किए बैठे रहे, फिर लंबी सांस खींचकर बोले, ईश्वर को मंजूर ही न था कि वह लक्ष्मी मेरे घर आती, नहीं तो क्या वह यह वज्र गिराता। सारे मंसूबे खाक में मिले रह गए। फूला न समाता था मैं कि वह शुभ अवसर निकट आ रहे हैं, पर क्या जानता था कि ईश्वर के दरबार में कुछ और षड्यंत्र रचा जा रहा है। मरने वाले की याद ही रुलाने के लिए काफ़ी है। उसे देखकर तो जख्म और भी हरा हो जाएगा। उस दशा में तो न जाने मैं क्या कर बैठूं। इसे गुण समझिए चाहे दोष, कि जिससे मेरी घनिष्ठता हो गई फिर उसकी चित्त याद से नहीं उतरती। अभी तो खैर इतना ही है कि उसकी सूरत आंखों के सामने नाचती रहती है, लेकिन यदि वह कन्या घर में आ गई तब मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा। सच मानिए, रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएंगी। जानता हूँ रोना धोना व्यर्थ है, जो मर गया वह लौट कर नहीं आता। सब्र करने के सिवाय कोई और उपाय नहीं है, लेकिन दिल से मजबूर हूँ। उस अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। मोटे, ऐसा न कहिए सरकार, वकील साहब नहीं है तो क्या, अब आप तो हैं, अब आप ही उसके पिता तुल्य हैं। वह अब वकील साहब की कन्या नहीं, वह आपकी कन्या है। आपके हृदय के भाव को तो कोई नहीं जानता। लोग समझेंगे कि वकील साहब का देहांत हो जाने के कारण आप अपने वचन से फिर गए। इसमें आपकी ही बदनामी होगी। चित्त को समझाइए और हंसी खुशी कन्या का पानी ग्रहण कर लीजिए। हाथी मरे तो 9 लाख का, लाख विपत्ति पड़ी है, लेकिन मालकिन आप लोगों की सेवा सत्कार करने में कोई भी बात उठा न रखेंगी। बाबू साहब समझ गए कि पंडित मोटेराम कोरे पोथी के ही पंडित नहीं, वरन व्यवहार नीति में भी चतुर हैं। बोले, पंडित जी, हलफ से कहता हूँ, मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है ना, उतना अपनी लड़की से भी नहीं। जब ईश्वर को मंजूर नहीं तो इसमें मेरा क्या बस। वह मृत्यु एक प्रकार से अमंगल सूचना है जो विधाता की ओर से हमें मिली है। यह किसी आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। विधाता स्पष्ट रीति से कह रहा है, यह विवाह मंगलमय न होगा। ऐसी दशा में आप ही सोचिए, यह संयोग कहाँ तक उचित है। आप तो विद्वान आदमी हैं, सोचिए, जिस काम का आरंभ ही अमंगल से हो उसका अंत मंगलमय कैसे हो सकता है। नहीं, जानबूझकर मक्खी निगली नहीं जाती। समधिन साहब को कह दीजिएगा। मैं उनकी आज्ञा पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन इसका परिणाम अच्छा न होगा। स्वार्थ के वश में होकर मैं अपने परम मित्र की संतान के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। इस तर्क ने पंडित जी को निरुत्तर कर दिया। वादी ने यह तीर छोड़ा कि जिसका उनके पास कोई काट न था। शत्रु ने उन्हीं के हथियार से उन पर वार किया था और वह उसका प्रतिकार न कर सकते थे। वह अभी कोई जवाब सोच ही रहे थे
कि बाबू साहब ने फिर नौकरों को पुकारना शुरू कर दिया। अरे तुम सब फिर गायब हो गए। झगड़ू, छकौड़ी, भवानी, गुरदीन, राम गुलाम एक भी नहीं बोलता, सब के सब मर गए। पंडित जी के वास्ते पानी वानी की फिक्र है कि नहीं? न जाने इन सबों को कौन समझाए, अकल छू तक नहीं गई है इन्हें। देख रहे हैं महाशय दूर से थके मांदे चले आ रहे हैं, फिर भी किसी को जरा से भी परवाह नहीं। लाओ पानी वानी रखो। पंडित जी, आपके लिए शरबत मंगवाऊं या फलाहारी मिठाई मंगवा दूं? मोटेराम मिठाइयों के विषय में किसी तरह का बंधन स्वीकार न करते थे। उनका सिद्धांत था कि धृत से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बेहद प्रिय थे, पर शरबत में रुचि न थी। पानी से पेट भरना तो उनके नियम के विरुद्ध था। सकुचाते हुए बोले, शरबत पीने की तो मुझे आदत नहीं, मिठाई खा लूँगा। भाल, फलाहारी ना? मोटे, इसका मुझे कोई विचार नहीं। भाल, है तो यही बात, छूत छात सब ढकोसला है, मैं स्वयं नहीं मानता। अरे अभी तक कोई आया नहीं? चकौड़ी, भवानी, गुरदीन, राम गुलाम कोई तो बोलो। अब के फिर वही बूढ़ा कहार खांसता हुआ आकर खड़ा हो गया और बोला, सरकार मोर तलब दे दीन जाए, ऐसी नौकरी मुझसे ना होई। कहाँ लो दौरी, दौरत दौरत गुड़ पियार लागत है। भाल, काम करो कुछ या ना करो, पर तलब पहले चाहिए। दिन भर पड़े पड़े खासा करो, तलब तो तुम्हारी चढ़ रही है। जाकर बाजार से एक आने की ताज़ी मिठाई ले आ, चल दौड़ता हुआ जा। कहार को हुक्म देकर बाबू साहब घर में चले गए और स्त्री से बोले, वहाँ से पंडित जी आए हैं, यह खत लाए हैं, जरा पढ़ो तो। पत्नी जी का नाम रंगीली बाई था। गोरे रंग की प्रसन्न मुख महिला थी। रूप और यौवन उनसे विदा हो रहे थे, पर किसी प्रेमी मित्र की भांति मचल मचल कर 30 साल तक उनके गले से लगे रहे। उसे छोड़ते न बनता था। रंगीली बाई बैठी पान लगा रही थी। बोली, कह दिया ना, हमें वहाँ ब्याह करना मंजूर नहीं। भाल, हाँ कह तो दिया, पर मारे संकोच के मुंह से शब्द न निकलता था, झूठ मूठ का हौला करना पड़ा। रंगीली, साफ साफ बात करने में क्या संकोच? हमारी इच्छा नहीं करते, किसी का कुछ लिया तो नहीं है। जब दूसरी जगह से 10,000 नगद मिल रहे हैं तो वहाँ क्यों करूं? उनकी लड़की कोई सोने की थोड़ी ही है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते शर्माते 15-20 हज़ार दे मरते, अब वहाँ क्या रखा है? भाल, एक दफ़ा जवान देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं है। कोई मुख से कुछ ना कहे, पर बदनामी हुए बिना नहीं रहती, मगर तुम्हारी जिद के आगे मजबूर हूँ। रंगीली बाई ने पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगी। हिंदी का अभ्यास बाबू साहब को तो बिल्कुल न था। यद्यपि रंगीली बाई भी शायद ही कभी किताब पढ़ती हों, पर खतवत पढ़ लेती थी। पहली पंक्ति पढ़कर उनकी आंखें सजल हो गईं और पत्र समाप्त किया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक एक शब्द करुणा के रस में डूबा हुआ था। एक एक अक्षर से दीनता टपक रही थी। रंगीली बाई की कठोरता पत्थर की नहीं थी, लाख की थी, जो एक ही आंच से पिघल जाती थी। कल्याणी के करुणोत्पादक शब्दों ने उनके स्वार्थ मंडित हृदय को पिघला दिया था। रुंधे हुए गले से बोली, अभी ब्राह्मण बैठा है ना? भालचंद्र पत्नी के आंसुओं को देख देख कर सूखे जाते थे। अपने ऊपर झल्ला रहे थे कि नाहक ही मैंने यह खत इसे दिखा दिया। इसकी ज़रूरत ही क्या थी? इतनी बड़ी भूल उनसे कभी न हुई थी। संदिग्ध भाव से बोले, शायद बैठा हो, मैंने तो जाने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झांक कर देखा। पंडित मोटेराम जी बगुले की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे। लालसा में व्यग्र होकर कभी यह पहलू बदलते, कभी वह पहलू। एक आने की मिठाई ने तो आशा की कमर ही तोड़ दी थी। उसमें भी यह विलंब, दारुण दशा थी। उन्हें देखकर रंगीली बाई बोली, हैं, अभी हैं, जाकर कह दो, हम विवाह करेंगे, ज़रूर करेंगे, बेचारी बड़ी मुसीबत में है। भाल, तुम कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती हो। अभी उनसे कह आया हूँ कि मुझे विवाह करना मंजूर नहीं।
एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर यह संदेश कहूँगा तो वो अपने दिल में क्या कहेगा, जरा सोचो। यह शादी विवाह का मामला है, लड़कों का खेल नहीं। अभी एक बात तय कर दी फिर पलट गए। भले आदमी की बात ना हुई, दिल लगी हो गई। रंगीली, अच्छा तो तुम अपने मुंह से न कहो, उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो। मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाएगी और मेरी भी। इसमें तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं। भाल, तुम अपने सिवा सारी दुनिया को नादान समझती हो। तुम कहो या मैं कहूँ, एक ही बात है ना। जो बात तय हो गई वह हो गई। अब इसे मैं उठाना नहीं चाहता। तुम ही तो बार बार कहती थी वहाँ ना करूँगी। तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। अब तुम रंग बदलती हो। यह तो मेरी छाती पर मूंग दलना है। आखिर तुम्हें तो मेरे मान अपमान का विचार करना चाहिए। रंगीली, तो मुझे क्या मालूम था कि विधवा की दशा इतनी हीन हो गई है। तुम्ही ने तो कहा था कि उसने पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है और गरीबी का ढोंग रचाती है। वह एक छठी औरत है। तुमने जो कहा मैंने मान लिया। भलाई करके बुराई करने में तो लज्जा और संकोच है, बुराई करके भलाई करने में कोई संकोच नहीं। अगर तुम हाँ कह आए होते और मैं नहीं कहने को कहती तो तुम्हें संकोच करना था। नहीं कहने के बाद हाँ करने में तो बड़प्पन है। भाल, तुम्हें बड़प्पन मालूम होता है, मुझे तो लुच्चापन मालूम होता है। फिर तुमने यह कैसे मान लिया कि मैंने वकीलाइन के बारे में जो बातें कही थी वह झूठी थी? क्या वह पत्र देखकर तुम जैसे खुद सरल हो वैसे ही दूसरों को सरल समझती हो? रंगीली, इस पत्र में बनावट नहीं मालूम होती। बनावट की बात दिल में चुभती नहीं, उसमें बनावट की गंध अवश्य रहती है। भाल, बनावट की बातें तो ऐसी चुभती है कि सच्ची बातें उसके सामने फीकी हो जाएं। यह किस्से कहानियाँ लिखने वाले जिन किताबों को पढ़कर तुम घंटों रोती हो ना, क्या सच्ची बातें लिखते हैं? सरासर झूठ का तुमार बांधते हैं। यह भी एक कला है। क्यों जी, तुम मुझसे भी उड़ते हो, दाई से पेट छिपाते हो। मैं तुम्हारी बात मान जाती हूँ तो तुम समझते हो इसे चकमा दे दिया, मगर मैं तुम्हारी एक एक नस पहचानती हूँ। तुम अपना ऐब मेरे सर मढ़कर खुद बेदाग बनना चाहते हो। बोलो, झूठ कहती हूँ? जब वकील साहब जीते थे, जो तुमने सोचा था कि ठहराव की ज़रूरत ही क्या है, वे खुद जितना उचित समझेंगे, बल्कि बिना ठहराव के तो और ज़्यादा मिलने की आशा होगी। अब जो वकील साहब का देहांत हो गया तो तरह तरह के हील हवाले करने लगे। यह भलमानसी नहीं, छोटापन है। इसका इल्ज़ाम भी तुम्हारे ही सर है। अब शादी ब्याह के नज़दीक भी न जाऊंगी मैं। तुम्हारी जो इच्छा हो करो। ढोंगी आदमियों से मुझे चिढ़ है। जो बात करो सफाई से करो, बुरा हो या अच्छा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये वाली नीति तुम्हें शोभा नहीं देती। बोला, अब भी शादी वहीं करोगे या नहीं? भाल, जब मैं बेईमान, दगाबाज और झूठा ठहरा तो मुझसे पूछना ही क्या? मगर खूब पहचानती हो आदमियों को। क्या कहना तुम्हारी इस सूझबूझ की, बल्लेया ले ले। रंगीली, हो बड़े हयादार, शर्म भी नहीं आती? ईमान से कहना, मैंने बात ताड़ ली कि नहीं? भाल, अजय जाओ, वह दूसरी औरतें होंगी जो मर्दों को पहचानती हैं। अब तक मैं यही समझता था कि औरतों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है, पर आज यह विश्वास भी उठ गया। और महात्माओं ने जो औरतों के बात विषय में जो तत्वें कही है ना, उनको भी मानना पड़ा। रंगीली, जरा आईने में अपनी सूरत देखाओ, तुम्हें मेरी कसम है। जरा देख लो कितने झेपे हुए हो। भाल, सच कहना, कितना झेपा हुआ हूँ? रंगीली, मेरी बला से, चाहे जहाँ करो। भुवन से एक बार क्यों नहीं पूछ लेते? भाल, अच्छी बात है, उसी पर फैसला रहा। रंगीली, जरा भी इशारा न करना। भाल, अजी उसकी तरफ ताकूंगा भी नहीं। संयोग से ठीक इसी वक्त भुवन भी आ पहुंचा। ऐसे सुंदर, सुडौल, बलिष्ठ युवक कॉलेजों में बहुत कम देखने को मिलते हैं। बिल्कुल माँ पर पड़ा था। वही गोरा चिट्टा रंग, वही दुबले पतले गुलाबी पत्ती कैसे होठ, वही चौड़ा माथा, वही बड़ी बड़ी आंखें। डिल डॉल बाप का सा था। ऊंचा कोट, ब्रिचेट, टाई, बूट, हैट, सभी उस पर खूब सज रहे थे।
हाथों में एक हॉकी स्टिक थी, चाल में जवानी का गुरूर, आंखों में आत्मगौरव। रंगीली ने कहा, आज बड़ी देर लगाई तुमने। यह देखो, ससुराल से खत आया है, तुम्हारी सास ने लिखा है। साफ साफ बतला दो, अभी सवेरा है, तुम्हें वहाँ शादी करना मंजूर है या नहीं? भुवन, शादी करनी तो चाहिए अम्मा, पर करूँगा नहीं। रंगीली, क्यों? भुवन, कहीं ऐसी जगह शादी करवाइए कि खूब रुपए मिले, और न सही 1 लाख का तो डॉल हो। वहाँ अब क्या रखा है? वकील साहब तो रहे नहीं, बुढ़िया के पास क्या होगा? रंगीली, तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म नहीं आती? भुवन, इसमें शर्म की कौन सी बात? रुपये किसे काटते हैं? लाख रुपए तो लाख जन्म में भी न जमा कर पाऊंगा। इस साल पास भी हो गया तो कम से कम 5 साल तक रुपये की सूरत न नजर आएगी। फिर 100-200 रुपये महीने कमाने लगूंगा। 5 साल तक पहुंचते पहुंचते उम्र के 3 भाग बीत जाएंगे। रुपये जमा करने की नौबत ही ना आएगी, दुनिया का कुछ मज़ा ही ना उठा सकूंगा। किसी धनी लड़की से शादी हो जाएगी तो चैन से कटेगी। मैं ज़्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख हो। या फिर ऐसी जायदाद वाली बेवा मिले जिसकी एक ही लड़की हो। रंगीली, चाहे औरत कैसी ही मिले। भुवन, धन सारे ऐबों को छुपा देगा। मुझे वह गालियाँ भी सुनाएगी ना तो चू न करूँगा। दुधारू गाय की लात किसे बुरी लगती है? बाबू साहब ने प्रशंसा सूचक भाव में कहा, हमें उन लोगों से सहानुभूति है और दुख है कि ईश्वर ने उन्हें इस विपत्ति में डाला, लेकिन बुद्धि से काम लेकर ही कुछ निश्चय करना चाहिए। हम कितने भी फटे हालों जाए ना तो भी अच्छी खासी बारात हो जाएगी, वहाँ भोजन का ठिकाना भी ना होगा, सिवाय इसके कि लोग हंसे और कोई नतीजा न निकलेगा। रंगीली, तुम बाप पुत दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, दोनों उस गरीब लड़की के गले पर छुरी फेरना चाहते हो। भुवन, जो गरीब हैं उन्हें गरीबों के घर ही संबंध करना चाहिए, हाँ, अपनी हैसियत से थोड़ी बढ़कर। रंगीली, चुप भी रह, आया है वहाँ से हैसियत लेके, तुम कहाँ के धन्ना सेठ हो? कोई आदमी आ जाए द्वार पर तो 1 लोटे पानी को भी तरस जाए, ऐसे हैसियत वाले बने हो। यह कहकर रंगीली वहाँ से उठकर रसोई में प्रबंध करने चली गई। भुवन मोहन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया और बाबू साहब मूँछों पर ताव देते हुए बाहर आए कि मोटे राम को अंतिम निश्चय सुना दे, पर उनका कहीं पता न था। मोटे राम जी कुछ देर तक तो कहार की राह देखते रहे, पर जब उनके आने में बहुत देर हुई तो उनसे बैठा न गया। सोचा यहाँ बैठे बैठे काम न चलेगा, कुछ उद्योग करना चाहिए। भाग्य के भरोसे यहाँ अड़ी किए बैठे रहे तो भूखों मर जाएंगे। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने की। चुपके से लकड़ी उठाया और जिधर कहार गया था उसी तरफ चल पड़े। बाजार थोड़ी दूर पर ही था, एक क्षण में जा पहुँचे। देखा तो बुढ़ा हलवाई की दुकान पर बैठा चिलम पी रहा था। उसे देखते ही आपने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से कहा, अभी कुछ तैयार नहीं है क्या महरा? सरकार वहाँ बैठे बैठे बिगड़ रहे हैं कि जाकर सो गया या ताड़ी पीने लगा। मैंने कहा, सरकार यह बात नहीं है, बूढ़ा आदमी है, आते ही आते तो आएगा, लेकिन बड़े विचित्र जीव हैं, न जाने इनके यहाँ नौकर कैसे टिकते हैं। कहार, मुझे छोड़कर आज तक कोई दूसरा टिका नहीं और न टिकेगा। साल भर से तलब नहीं मिली, किसी को तलब नहीं देते। जहाँ किसी ने तलब मांगी लगे डांटने, बेचारा नौकरी छोड़कर भाग जाता है। वे दोनों आदमी जो पंखा झल रहे थे सरकारी नौकर हैं। सरकार से 2 अर्दली मिले हैं ना, इसी से पड़े हैं। मैं भी सोचता हूँ जैसा तेरा ताना बाना वैसी मेरी भरनी। इस साल कट गए, साल 2 साल इसी तरह कट जाएंगे। मोटे राम, तो तुम ही अकेले हो, नाम तो कई कहारों के लेते हैं। कहार, वह सब 2-3 महीनों के अंदर आए और छोड़ छोड़ कर चले गए। अब यह अपना रौब जमाने को अभी तक उनका नाम जपा करते हैं। कहीं नौकरी दिलाइएगा, चलूं?
मोटेराम, अजी बहुत नौकरी है, कहार तो आजकल ढूंढे नहीं मिलते। और तुम तो पुराने आदमी हो, तुम्हारे लिए नौकरी की क्या कमी। अरे यहाँ कोई ताज़ी चीज़। मुझसे कहने लगे खिचड़ी बनवाइएगा या बाटी लगाइएगा। मैंने कह दिया सरकार बुढ़ा आदमी है, रात को उसे मेरा भोजन बनाने में कष्ट होगा, मैं कुछ बाज़ार से ही खा लूँगा, आप चिंता न करें। बोले अच्छी बात है, कहार आपको दुकान पर मिल जाएगा। बोलो शाहजी, कुछ तर माल तैयार है, लड्डू तो ताज़े मालूम होते हैं, तौल दो एक सेर भर। आ जाऊँ वहीं ऊपर ना। यह कहकर मोटेराम जी हलवाई की दुकान पर जा बैठे और तर माल चखने लगे। खूब चख कर खाया, 2.5-3 सेर चट कर गए, खाते जाते थे और हलवाई की तारीफ करते जाते थे। शाह जी, तुम्हारे दुकान का जैसा नाम सुना था वैसा भी माल भी पाया। बनारस वाले ऐसे रसगुल्ले नहीं बना पाते, हाँ कलाकंद अच्छी बनाते हैं, पर तुम्हारी उनसे बुरी भी नहीं। माल डालने से अच्छी चीज़ बन ही जाती है, विद्या चाहिए। हलवाई, कुछ और ले लीजिए महाराज, थोड़ी सी रबड़ी मेरी तरफ से ले लीजिए। मोटेराम, इच्छा तो नहीं है, लेकिन दे दो पाव भर। हलवाई, पाव भर क्या लीजिएगा, चीज़ अच्छी है, आधा सेर तो लीजिए। खूब इच्छापूर्ण भोजन करके पंडित जी ने थोड़ी देर तक बाजार की सैर की और 9 बजते बजते मकान पर आ गए। यहाँ सन्नाटा सा छाया हुआ था, एक लालटेन जल रही थी। अपने चबूतरे पर बिस्तर जमाया और सो गए। सवेरे अपने नियमानुसार उठे, कोई 8 बजे, तो देखा बाबू साहब टहल रहे हैं। इन्हें जगह देखकर वह पालागान कर बोले, महाराज आज रात कहाँ चले गए। मैं बड़ी रात तक आपकी राह देखता रहा, भोजन का सब सामान बड़ी देर तक रखा रहा, जब आप न आए तो रखवा दिया। आपने कुछ भोजन किया या नहीं। मोटेराम, हलवाई की दुकान में खा आया था। भाल, अजी पूरी मिठाई में वह आनंद कहाँ जो दाल बाटी में है। 10-12 आने खर्च किए होंगे, फिर भी पेट न भरा होगा। आप मेरे मेहमान हैं, जितने पैसे लगे हों ले लीजिएगा। मोटेराम, आप ही के हलवाई की दुकान पर खाया था, वह जो नुक्कड़ पर बैठता है ना। भाल, कितने पैसे देने पड़े। मोटे, आपके हिसाब में लिखा दिए हैं। भाल, जितनी मिठाइयाँ ली हो मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो पीछे से बेईमानी करने लगेगा, एक ही ठग है। मोटे, हाँ कोई 2.5 सेर मिठाई थी और आधा सेर रबड़ी। बाबू साहब ने विस्फारित नेत्रों से पंडित जी को देखा, मानो कोई अचंभे की बात सुन ली हो। 3 सेर तो महीने का यहाँ कभी टोटल भी न होता था, और यह महाशय एक ही बार में 4 रुपये का माल उड़ा गए। अगर 1 आध दिन और रह गए तो मुश्किल हो जाएगी। पेट है या शैतान की कब्र, 3 सेर कुछ ठिकाना है। उद्विग्न दशा में दौड़े हुए अंदर गए और रंगीले से बोले, कुछ सुनती हो, यह महाशय कल 3 सेर मिठाई उड़ा गए, 3 सेर पक्की तौल। रंगीली बाई ने विस्मित होकर कहा, अजी नहीं, 3 सेर भला क्या खाएगा, आदमी है या बैल। भाल, 3 सेर तो अपने मुंह से कह रहा है, 4 सेर से कम न होगा। रंगीली, पेट में सनीचर है क्या। भाल, और रह गया तो 6 सेर पर हाथ फेरेगा। रंगीली, तो आज रहे ही क्यों, खत का जवाब जो देना है देकर विदा करो। अगर रहे तो साफ कह देना, हमारे यहाँ मिठाइयाँ मुफ्त नहीं आती, खिचड़ी बनवाना हो बनावे, नहीं तो अपनी राह लें। जिन्हें ऐसे पेटुओं को खिलाने से मुक्ति मिलती है वे खिलाएं, हमें नहीं चाहिए ऐसी मुक्ति। मगर पंडित जी विदा होने को तैयार बैठे थे, इसीलिए बाबू साहब को कौशल से काम लेने की जरूरत न पड़ी। पूछा, क्या तैयारी कर दी महाराज। मोटे, हाँ साहब, अब चलूँगा, 9 बजे की गाड़ी मिलेगी ना। भाल, भला आज तो और रहिए। यह कहते कहते बाबूजी को भय भी हुआ कि कहीं यह महाराज सचमुच में न रह जाएं, इसीलिए वाक्य को यूं पूरा किया
कि हाँ, वहाँ भी लोग आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। मोटे, 1-2 दिन की तो कोई बात नहीं थी और विचार भी यही था कि त्रिवेणी का स्नान करूं, पर बुरा न मानिएगा तो कहूं, आप लोगों में ब्राह्मणों के प्रति लेश मात्र की भी श्रद्धा नहीं है। हमारे जजमान हैं जो हमारा मुंह जोहते हैं कि पंडित जी कोई आज्ञा दें और उसका पालन करें। हम उनके द्वार पर पहुंच जाएं तो वे अपना धन्य भाग समझते हैं। सारा घर छोटे से बड़े तक हमारी सेवा सत्कार में मग्न हो जाता है। जहां अपना आदर नहीं, वहां एक क्षण भी ठहरना हमारे लिए असहाय है। जहां ब्राह्मण का आदर नहीं, वहां कल्याण नहीं हो सकता। भाल, महाराज, हमसे तो ऐसा अपराध कुछ नहीं हुआ। मोटे, अपराध नहीं हुआ? और अपराध किसे कहते हैं? अभी आपने ही घर में जाकर कहा ना कि महाशय 3 सेर मिठाई चट कर गए। आपने अभी खाने वाले देखे ही कहाँ हैं? एक बार खिलाइएगा तो आंखें खुल जाएंगी। ऐसे ऐसे महान पुरुष पड़े हैं जो पसेरे भर मिठाई खा जाएं और डकार तक न लें। एक एक मिठाई खिलाने के लिए हमारी चिरौरी की जाती है, रुपए दिए जाते हैं। हम भिक्षुक ब्राह्मण नहीं हैं जो आपके द्वार पर पड़े रहें। आपका नाम सुनकर आए थे, यह न जानते थे कि यहाँ मेरे भोजन को भी लाले पड़ेंगे। जाइए, भगवान आपका कल्याण करे। बाबू साहब ऐसे झेपे कि मुंह से बात न निकली। जिंदगी भर उन पर कभी ऐसी फटकार न पड़ी थी। बहुत बातें बनाई। आपकी चर्चा न थी, किसी दूसरे महाशय की थी, लेकिन पंडित जी का क्रोध शांत न हुआ। वह सब कुछ सह सकते थे, लेकिन अपने पेट की निंदा न सह सकते थे। औरतों को रूप की निंदा जितनी प्रिय लगती है, उससे कहीं अधिक अप्रिय पुरुषों को अपने पेट की निंदा लगती है। बाबू साहब मनाते तो थे, पर धड़क भी समाया हुआ था कि कहीं टिक ही न जाए। उनकी कृपणता का पर्दा तो खुल गया था, इसमें कोई संदेह न था। उस पर्दे को ढकना भी जरूरी था। अपनी कृपणता को छिपाने के लिए उन्होंने कई बातें उठा रखी थी, पर होने वाली बात होकर की रहती है। पछता रहे थे, कहाँ से घर में इनकी बात कहने गया। कहा भी तो उच्च स्वर में। यह दुष्ट भी कान लगाए सुनता रहा, किंतु अब पछताने से क्या हो सकता है। न जाने किसकी मनहूस सीरत देखी थी, यह विपत्ति गले पड़ी। अगर इस वक्त यहाँ से रुष्ट होकर चला गया तो वहाँ जाकर बदनाम करेगा और मेरा सारा कौशल खुल जाएगा। अब तो इसका मुंह बंद करना ही पड़ेगा। यह सोच विचार करते हुए वह घर में जाकर रंगीली बाई से बोले, इस दुष्ट ने हमारी सारी बातें सुन ली, रूठ कर चला जा रहा है। रंगीली, जब तुम जानते थे कि वह द्वार पर खड़ा है तो धीरे से क्यों न बोले? भाल, विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती है। यह क्या जानता था कि वह द्वार पर कान लगाए खड़ा है? रंगीली, न जाने किसका मुंह देखा था। भाल, वही दुष्ट सामने लेटा हुआ था। जानता तो उधर ताकता भी नहीं। अब तो उसे कुछ दे दिलाकर राजी करना ही पड़ेगा। रंगीली, ओह जाने दो, जब हमें वहाँ विवाह ही नहीं करना तो क्या परवाह, जो चाहे समझे, जो चाहे कहे। भाल, यूं जान न बचेगी। आओ 10 रुपये विदाई के बहाने दे दूं, ईश्वर फिर इस मनहूस की सूरत न दिखाए। रंगीली ने बहुत अछताते पछताते 10 रुपये निकाले और बाबू साहब ने उन्हें ले जाकर पंडित जी के चरणों पर रख दिया। पंडित जी ने दिल में कहा, धत तेरे मक्खी चूस की, ऐसा रगड़ा कि याद रखोगे। तुम समझते हो 10 रुपये देकर इसे उल्लू बना लूँगा? इस फेर में न रहना। यहाँ तुम्हारी नस नस पहचानते हैं। रुपए जेब में रख लिए और आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। बाबू साहब बड़ी देर तक खड़े सोचते रहे। मालूम नहीं, अब भी मुझे कृपण ही समझ रहा है या पर्दा ढक गया। कहीं ये रुपए भी तो पानी में नहीं बह गए।